नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, एनजीओ, वकीलों का नेक्सस और इन सब से जुड़े हुए एक कॉलेजियम का रिकमेंडेशन, ये ऐसा मामला है जो सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। सरकार की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन को वेरीफाई किया जाता है, कुछ को रिजेक्ट किया जाता है और कुछ पर चुप्पी साधना मजबूरी हो जाती है। लेकिन यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है तो कुछ एनजीओ हैं जो इसलिए खलबलाए हुए हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर अंकुश लगा रखी है। और इस बीच एक बड़ा फैसला और आया कि अगर कोई एनजीओ विदेश से फंड लेता है, एफसीआरए लाइसेंस है, फिर भी उसे हर साल अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। इसलिए एनजीओ सरकार पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते रहती है। और इन एनजीओ में कुछ वकील भी जुड़े हुए हैं जो कि हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले लोगों के साथ रहे हैं और इसलिए उनके टारगेट पर भी सरकार होती है। सरकार के पास मजबूरी क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर उन पर हमला किया जाता है कि सरकार कभी भी न्यायपालिका के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो भी न्यायपालिका को सही निर्देश भी नहीं दे सकती। अगर कुछ सही काम करने की कोशिश करे तो जज साहब नाराज होते हैं, उस फैसले पर ब्रेक लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को लेकर। कॉलेजियम ने पिछले एक साल में यानी कि 11 नवंबर 2022 से अभी तक 80 नियुक्तियों, ट्रांसफर के लिए हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जज आदि की रिकमेंडेशन की सिफारिश की गई। और ये जो कॉलेजियम का फैसला था, इसे सरकार को कुछ दिक्कत हुई और इसलिए एक साल से कुछ नियुक्तियों पर, कुछ ट्रांसफर पर जो फाइल थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। सरकार ने अंतिम फैसला नहीं लिया और जब तक सरकार के तरफ से फैसला नहीं लिया जाता, इनकी न तो नियुक्ति हो सकती है और न हाई कोर्ट के किसी जज का ट्रांसफर हो सकता है। यह मामला गंभीर था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा था कि कब यह मामला हमारे सामने आए। और यह मामला कैसे आएगा? कहीं न कहीं किसी एनजीओ के रिट पिटीशन के माध्यम से आएगा, किसी संगठन के उस अपील के माध्यम से आएगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और कुछ ऐसा ही हुआ। ये 70 रिकमेंडेशन अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। 10 रिकमेंडेशन जो थे वो 4 दिन पहले क्लियर किए गए थे, यानी टोटल तो 80 रिकमेंडेशन एक साल के अंदर का था। लेकिन 10 नियुक्तियों को लेकर जो कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी, उस पर सरकार ने क्लियरेंस दे दी, यानी कि अब ये टोटल 70 बच गया। लेकिन मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा वो बेंगलुरु के एक एडवोकेट एसोसिएशन का था और इन लोगों ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। याचिका सामान्य नहीं थी। इस याचिका में कहा गया है कि सरकार अगर फैसला इतने दिनों तक टाल रही है, अगर जजों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, उन जजों की नियुक्ति नहीं की जा रही है जिसे कॉलेजियम ने क्लियर किया है, रिकमेंड किया है, तो फिर ये पेंडिंग मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए। और केवल देखना नहीं चाहिए बल्कि सरकार के ऊपर अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। यानी कि सरकार ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट की अवमानना का मामला सरकार के ऊपर चलाओ, यह उस याचिका में बताया गया था, कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और 2 जजों की बेंच बैठी। एक जज थे उसमें जस्टिस संजय किशन कौल और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया। इन दोनों के जो बेंच में सुनवाई चल रही थी उसमें एक और याचिका थी और उस याचिका में यह कहा गया था कि रिकमेंडेशन को रोका जा रहा है जिसके कारण वकीलों को समस्या हो रही है जज बनने में। कई वकील तो ऐसे हैं जो कि इंतजार करते करते थक गए, नियुक्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना नाम ही वापस ले लिया। और ये जो याचिका थी वो कॉमन कॉज की थी। ये एनजीओ है और उसके वकील कौन थे? उसके वकील हैं प्रशांत भूषण।
ये प्रशांत भूषण वही है जिन्होंने लगातार कोर्ट की अवमानना की है। इनके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी कोर्ट की अवमानना की, तो जज साहब को कंफ्यूजन पैदा हो गया कि इनको सजा कैसे दी जाए। इनसे बार बार कहा गया कि आप माफी मांग लीजिए, आप बता दीजिए, आपको सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन ये टस से मस नहीं हुए और अंत में जज साहब को मजबूर होना पड़ा कि आप सीनियर एडवोकेट हैं, इसलिए सीनियर एडवोकेट होने के कारण आपको सजा नहीं दी जाएगी, सांकेतिक तरीके से 1 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। ये 1 रुपये का जुर्माना, और सीनियर एडवोकेट अगर है तो क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा? क्या ये पेशा देख के न्यायपालिका से सजा मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करेगा ये नेता है, इसको ज्यादा सजा दो, ये सामान्य व्यक्ति है, इसको देखो, इसके मामले को टरकाते रहो, ये बड़ा बिजनेसमैन है तो इसको जल्द से जल्द सजा दो, ताकि लोगों को लगे कि बिजनेसमैन के खिलाफ जुडिशियरी है। अगर ये बड़े वकील हैं, ये एनजीओ बाज हैं, ये सोशल वर्कर अपने आप को कहते हैं, तो इसके प्रति लिबरल रहो, जैसा कि तीस्ता सितलवाड़ में हुआ, जैसा प्रशांत भूषण में हुआ, जैसा ऐसे कई मामले हैं जिसमें इनको लगता है कि ये मामला इतना गंभीर नहीं है, इस पर तो हमें इन्हीं की सहायता करनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा। जैसे तीस्ता सितलवाड़ के लिए रात में कोर्ट खुल जाता है, बेल देना जरूरी है, अगर बेल नहीं देंगे तो एक दिन जेल में गुजारना पड़ेगा। यह कैसे संभव हो सकता है? अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता अपना केस लेकर आए और कहे कि अर्जेंट हियरिंग करवाना है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास समय हो जाता है, तुरंत फुरत फैसला होता है, बेल गारंटेड, और साथ ही अंतरिम राहत भी मिल जाती है। पवन खेड़ा के मामले में ऐसा हुआ, कई ऐसे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें अचानक से सुप्रीम कोर्ट अपने सारे काम को, लिस्टेड जितने भी मुकदमे हैं उनको किनारा करके तत्काल बैठ जाते हैं जज साहब, इस मामले की सुनवाई करना जरूरी है। अपोजिशन पार्टी की बात है, अगर नहीं सुनवाई करेंगे तो हमारे ऊपर सवाल उठेगा। सवाल तो तब भी उठेगा जब आप अपोजिशन पार्टी के नाम पर उन नेताओं का सहयोग करेंगे। सवाल तो तब भी उठेगा जब उन एनजीओ वालों का सहयोग करेंगे जिसके ऊपर गंभीर मामला है, जैसा तीस्ता सितलवाड़ के ऊपर। ये गवाह है, सबूत है कि इस महिला ने कैसे नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको फंसाने के लिए गवाह तैयार किए, पैसे लिए अहमद पटेल से, और इसकी गवाही उसी के एनजीओ में काम करने वाला व्यक्ति ने दिया कि 30 लाख का बैग हमने ही थमाया था। ये सारे मामले हैं। मुंबई में कैसे गवाहों को ट्रेनिंग दी जाती थी, विदेश से कैसे पैसे आए, ये सारे चार्जशीट में है। फिर भी इनको लगता है कि ये तो निर्दोष हो सकती हैं, इसलिए बेल दे दो। ये सवाल तो आपके ऊपर उठेगा, लेकिन खैर ये मामला कॉलेजियम के रिकमेंडेशन का है, और इसलिए प्रशांत भूषण जैसे वकील ये सामने जो कॉमन कॉज का मामला लेकर आए हैं, इनका बार बार ये कह रहे थे, देखिए जज साहब, अगर अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। इतने जजों की नियुक्ति अटकी पड़ी है, और यही नहीं, जो वकीलों की बात की जा रही है, जिन वकीलों को रिकमेंड किया गया है जज बनने के लिए, कई तो ऐसे हैं जिनका बार बार रिकमेंडेशन करने के बाद भी सरकार ने मना कर दिया। और प्रशांत भूषण ने कहा, मेरे पास ऐसे 14 वकीलों की लिस्ट है जिनको जज के लिए रिकमेंड किया गया कॉलेजियम से, सरकार नहीं मानी। और 3 उदाहरण भी उन्होंने दिया, जिसमें एक नाम सौरभ कृपाल का है, दूसरा नाम सोमशेखर सुंदरम का है, और तीसरा नाम आरजे सत्यन का है। ये तीनों कौन हैं जिसका पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंच गए हैं? प्रशांत भूषण। और जिन लोगों का नाम दिया और जिन लोगों को सरकार ने मना किया था, उसके पीछे का कारण नहीं बताया, क्योंकि सौरभ कृपाल के ऊपर यह बात चल रही थी कि ये गे हैं और इनका पार्टनर विदेशी है, स्विस नागरिक है, और इसके लिए रॉ की जरूरत पड़ी। विदेशों से हमें जरूरी चीजें चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर इनके विदेशी पार्टनर इनके साथ रह रहे हैं, ये जज बनते हैं, कई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो क्या
इन पर भरोसा किया जा सकता है? रिकमेंडेशन हुआ, सौरभ कृपाल का नाम 5 बार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आगे बढ़ाया था। और ये सोमशेखर सुंदरम क्या कौन है? ये भी जिनको बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन ये कौन है? इन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है, पूरी तरह से सरकार विरोधी गतिविधियां रखते हैं। मतलब इनका पूरा का पूरा माइंडसेट है सरकार की पॉलिसी गलत है, पीएम मोदी की पॉलिसी गलत है। ये जो आर्टिकल लिखते हैं, ये जो सरकार का विरोध करते हैं, क्या जज बनने के बाद सरकार के खिलाफ जो मामले जाएंगे उसमें ये बायस्ड नहीं होंगे, पक्षपाती नहीं होंगे? सरकार ने यही कहा कि सोशल मीडिया या मीडिया में या फिर उनके व्यक्तिगत विचार व्यवहार को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वकील हैं, आप जज बन रहे हैं, तो कम से कम जज बनने से पहले आपके बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि विचार कभी भी हावी ही रहता है, विचार बदल नहीं सकता। ये पंच परमेश्वर की परंपरा आज नहीं है कि जज बनते आप पूरी तरीके से निष्पक्ष हो जाएंगे। तीसरा, जो आरजे सत्यन हैं, उन्होंने क्विंट तक में आर्टिकल लिखा था और यह आर्टिकल में पूरी तरीके से सरकार के विरोध में लिखा गया था। यही नहीं, इनका एक कैंपेन था सेम टू ऑन यू इंडिया। ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया था कि भारत पर शर्म करना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए। जिसको देश पर शर्मिंदगी एक छोटी सी घटना, मतलब एक सुसाइड की गई लड़की ने सुसाइड किया नीट क्वालिफाई नहीं करने के कारण, उसके आधार पर आपको पूरे देश पर शर्म है, इस सिस्टम पर शर्म है, और उसी शर्म के साथ आप हाई कोर्ट के जज बनेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, तो क्या आपके उस शर्मिंदगी वाले सारे विचार खत्म हो जाएंगे? उसी की पैरवी प्रशांत भूषण भी कर रहे हैं। मतलब वकीलों का ये पूरा का पूरा नेक्सस इसी बात के लिए है कि कैसे उनके ग्रुप के कुछ लोग जज बन जाएं, और जब जज बन जाएंगे तो हमारे लिए सेटिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सेटिंग के बिना ये बेल का खेल नहीं होता है। ये कई मामलों में देखा गया है। नहीं तो कुछ मामले सालों से चल रहे होते। 70,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 5 लाख से ज्यादा मामले हाई कोर्ट्स में सारे मिलाकर पड़े हुए हैं लंबित। और जो मामले कल दाखिल होते हैं, याचिकाएं एक दिन पहले दाखिल होती है और उस याचिका पर सुनवाई 3 दिन के बाद हो जाता है। 2-4 दिन में यह मामला सुलटना चाहिए, ऐसा जज साहब को लगने लगता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों को अपने अनुसार, अपने तरीके के, अपने आसपास के जज चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि कॉलेजियम व्यवस्था बनी रहे। कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बिल लाया, एनजेएसी, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और यह बिल लाया गया, कानून भी बनना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह नागवार गुजरा और इस पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए अपने पास अधिकार रखना चाहता है। यह जज, जो 5 जज का कॉलेजियम, ये तय कर लेंगे कि कौन से वकील को जज बनना है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। हमें तय करने दो कि ये वकील बहुत ग्रेट हैं, महान हैं, बहुत बेहतर वकील हैं, इसीलिए ये जज बन सकते हैं, ये खानदानी हैं। क्योंकि सारे के सारे जितने वकीलों का रिकमेंडेशन किया जा रहा है, ये सौरभ कृपाल, बीएन कृपाल के बेटे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, अब इनके बेटे का रिकमेंडेशन 5 बार किया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हों या मद्रास हाई कोर्ट के, हर जगह पर रिकमेंडेशन जो किया जा रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़, इनके पिता भी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही थे। ऐसे रिकमेंडेशन के आधार पर अगर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में 80% जो जज अभी भी हैं, उनके पिता या तो बड़े वकील, अटॉर्नी जनरल, या फिर कोई ना कोई हाई कोर्ट में जज रहे और उसी हाई कोर्ट से गुजरता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ये परंपरा चल रही है। कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, और सरकार जो इस रिकमेंडेशन को चुन चुन कर गिरा रही है और उसके बाद कुछ का अपॉइंटमेंट कर रही है, पूरे वेरीफाई करने के बाद उससे भी इनको तकलीफ हो रही है। इस सुनवाई में यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम टाइम दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी को कहा गया, आप जल्दी इस पर सुनवाई कीजिए, 10-12 दिन का समय है, नहीं तो हमारा गुस्सा बढ़ जाएगा। 9 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी, उससे पहले कुछ रिकमेंडेशन को क्लियर करना है। हालांकि अब अटॉर्नी जनरल
सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन पिछले दिनों किरण रिजिजू ने बहुत सारी बातें कह दी जो पूर्व कानून मंत्री थे। इन्हीं मामलों में उन्होंने कई बार यह कहा कि यह सही नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार को भी कुछ अधिकार होना चाहिए जजों की नियुक्ति के संदर्भ में। हालांकि वो अब कानून मंत्री नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी इस बात का जिक्र किया, संसद में भी किया, बाहर भी किया। अब अर्जुन राम मेघवाल हैं कानून मंत्री, थोड़े से संयम के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन का मामला जो है, सिफारिश से जज बनाने का मामला जो है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग कराया जा रहा है, इसमें झोल तो है और इसलिए सरकार कहीं न कहीं कोशिश करती है कि कैसे भी कुछ वकीलों को जज बनने से रोका जाए, नहीं तो सरकारें बदलती रहेगी, सिस्टम इन्हीं के पास रहेगा और उसी तरह के सिस्टम में ये लोग काम करते रहेंगे जिसमें इन एनजीओ को संरक्षण मिलेगा, कुछ भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों को संरक्षण मिलेगा, कुछ वैसे सोशल वर्कर को संरक्षण मिलेगा और सिस्टम के साथ रहते हुए कुछ ऐसे लोगों को संरक्षण मिलेगा जो अपने स्वार्थ के लिए देश को भी बेच सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।